गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ए टू जेड लर्निंग पार्ट रजमा में। ये पार्ट 2 है इस सीरीज का और पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं तड़ित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। इस पार्ट से संबंधित जितना भी प्रश्न बनता है उसका उत्तर देखने वाले हैं और साथ ही साथ इसका जो भी क्रियाकलाप है वो भी देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं है। तो देखते हैं अभ्यास तथा उनके उत्तर से। निम्नलिखित बाकियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो आपको पता होगा सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, इसमें विकर्षित भरा जाएगा। नेक्स्ट है विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तड़ित चालक तड़ित से भवन की क्या करते हैं? तो रक्षा करते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किससे होता है? तो रिएक्टर स्केल से होता है या फिर सिस्मोग्राफ भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट-चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सर्दियों में जब हम स्वेटर पहनते हैं तो वह हमारे कपड़ों या शरीर की त्वचा से आवेशित हो जाता है। जब हम इसे उतारते हैं तो इसी आवेश के कारण चट-चट की ध्वनि सुनाई देती है, यानी यह आवेश क्या होता है? खंडित होता है उतारते समय। जब हम किसी आवेशित वस्तु माना कि विद्युत दर्शी के ऊपरी भाग को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, इसकी व्याख्या करना है। इसका उत्तर लिखेंगे कि चूंकि हमारा शरीर सुचालक है, इसलिए जब हम किसी आवेशित वस्तु को छूते हैं तो आवेश हमारे शरीर से गुजरकर धरती में चला जाता है। परिणामतः आवेशित वस्तु अपना आवेश खो देती है। इस प्रक्रिया को भूसंपर्कन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भूकंप मापी का चित्र बनाकर उससे मापन की विधि को लिखिए। तो भूकंप मापी एक ऐसा यंत्र है जो वेधशालाओं में लगा रहता है और दिन रात 24 घंटे कार्यशील रहता है। भूकंप आने पर यह क्रियाशील हो जाती है और भूकंप की तीव्रता का आलेख चार्ट पेपर पर आ जाता है। बाकी इसका चित्र आपके बुक में दिया हुआ है, उसको आप बना सकते हैं। पांचवा प्रश्न है कि तड़ित तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन करें। तो लिखेंगे कि तड़ित से हम निम्न प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं। पहला, तड़ित के समय घर से बाहर न निकले। तड़ित मतलब जो बिजली गिरता है, बारिश हो रहा है, बिजली चमक रहा है, उस समय को बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर यदि खुले वाहनों में हो तो तुरंत नजदीक के किसी मकान में शरण ले और यदि बंद वाहन में हो तो वाहन की खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर दें। तीसरा है कि तड़ित के समय टेलीफोन के तारों, विद्युत के तारों तथा धातु के पाइपों से दूर रहें। इसके अलावा मोबाइल फोन, टीवी, जितना भी ये सब उपकरण है, इसके उपयोग से बचना चाहिए। देखते हैं भूकंप की सुरक्षा। पहला पॉइंट है कि किसी चौकी अथवा पलंग के नीचे भूकंप रुकने तक छिपे रहिए। यदि संभव हो तो सिर को तकिया जैसी गद्दीदार वस्तु से ढके रहिए। तीसरा है भारी वस्तु से दूर रहें। इस पाठ से आगे कुछ प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। कहता है कि तड़ित क्या है और यह कैसे पैदा होती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि बरसात में आसमान में तेज रोशनी की चमक तड़ित कहलाती है, जो बादलों में आवेश के एकत्रित होने से पैदा होती है। नेक्स्ट है रगड़ने पर कैसा विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। तो रगड़ने पर अस्थैतिक विद्युत आवेश उत्पन्न होता है जो स्वयं गति नहीं करता है। तीसरा है क्या विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में भेजा जा सकता है? अगर है तो किस प्रकार? उत्तर लिखेंगे हाँ, विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा इसे भेजा जा सकता है। चौथा प्रश्न है भूसंपर्कन क्या है। उत्तर लिखेंगे किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया भूसंपर्कन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत विसर्जन किसे कहते हैं? क्या तड़ित एक विद्युत विसर्जन है? तो उत्तर लिखेंगे गरजने वाले तूफानों के बनते समय बादलों के ऊपरी किनारों पर धन आवेश तथा निचले किनारों पर ऋण आवेश संचित हो जाता है। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों के प्रकार को
नहीं रोक पाती है तो ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां दिखती है तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। स्पष्टतः तड़ित एक विद्युत विसर्जन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तड़ित चालक क्या है? तो उत्तर लिखेंगे तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है भूकंप क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपर्पट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र क्या है? उत्तर लिखेंगे वे क्षेत्र जहां भूपलेटों की सीमाएं दुर्लभ होती है वहां भूकंप आने की आशंका अधिक होती है को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कहा जाता है। अब कुछ क्रियाकलाप है, इसको देख लेते हैं। पहला है कि आप अपने एक मित्र अथवा भाई को जाड़े की शुष्क रात में स्वेटर पहनाकर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाइए। उसे चप्पल भी पहने रहने को कहिए। अब सूखी गमछी अथवा तौलिए से कुर्सी की पीठ को धीरे धीरे पीटिए या रगड़िए। थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद आप टेस्टर उसके शरीर में सटाइए। टेस्टर का बल्ब जल उठेगा। यदि कमरा अंधेरा हो तो यह प्रयोग और भी रोचक हो जाएगा। यदि आप उसके शरीर के पास अंगुली ले जाएंगे तो नीली आभायुक्त चिंगारी दिखेगी और चिटचिट की आवाज भी होगी। आप हल्का झटका भी महसूस करेंगे। ऐसा विद्युत आवेश का आपके शरीर की ओर प्रवाह के कारण होता है। अभी जो प्रयोग किए से कुछ प्रश्न बनता है जैसे विद्युत का प्रवाह कैसे उत्पन्न हो जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि ऊन और प्लास्टिक के एक साथ होने और उसे शुष्क गमछे या तौलियों से रगड़ने पर घर्षण के कारण विद्युत प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। दूसरा प्रश्न इसी से बनता है कि चिटचिट की आवाज के साथ झटका क्यों महसूस होता है। तो उत्तर लिखेंगे विद्युत आवेश की उपस्थिति के कारण चिटचिट की आवाज होती है और झटका भी महसूस होता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट इसका है कि निम्नलिखित तालिका में दी गई वस्तुएं तथा पदार्थ एकत्रित कीजिए और उस तालिका के नाम के सामने अंकित पदार्थ से रगड़कर आवेशित कीजिए और अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। आप इस तालिका में और भी वस्तुएं तथा पदार्थ जोड़िए। अब यहाँ पर देखिए तालिका दिया है जिसमें है कि वस्तु जिसे रगड़ना है और पदार्थ जिससे रगड़ना है। कागज के टुकड़े, अन्य छोटे कण, भूसी आदि को आवेशित करती है या नहीं, और यह है कि आवेशित या अनावेशित। तो वस्तु में लेना है आपको रिफिल। रगड़ना किससे है? तो पॉलीथीन या ऊनी वस्त्र से। जब इसको रगड़िएगा तो ये सब जो वस्तु है कागज के टुकड़े वगैरह वगैरह, भूसी आदि सब छोटे छोटे कण, ये सबको आकर्षित करेगी। और जब आकर्षित करेगी इसका मतलब क्या हो गया? आवेशित है। दूसरा है गुब्बारा लेना है और इसको रगड़ना पॉलीथीन या ऊनी वस्त्र या शुष्क बाल से। तभी देखेंगे कि इस सबको फिर से ही आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब ये भी आवेशित ही है। नेक्स्ट रबड़ लेना है। रबड़ को ऊन से रगड़ना है। ऊन से रगड़िएगा तो जो छोटा छोटा कण था उसको आकर्षित करेगी और आकर्षित करेगी तो आवेशित कहलाएगी। नेक्स्ट लेना है आपको स्टील का चम्मच। उसको पॉलीथीन या ऊनी वस्त्र से रगड़ना है। तो अब देखिए कि छोटा छोटा पार्ट्स कोई चम्मच आकर्षित नहीं करेगी, अर्थात अनावेशित हो गई। कंघी लेना है। कंघी को रगड़ना पॉलीथीन या सूखे बाल से। देखिएगा छोटा छोटा पार्ट्स को ही आकर्षित करेगी, अर्थात आवेशित होगी। क्रियाकलाप तीसरा हम देखते हैं। दो गुब्बारों को फुलाकर धागों से बांधकर इस प्रकार लटकाइए कि ये आपस में सटे नहीं, अर्थात इनके बीच थोड़ी दूरी बनाए रखिए। अब इन गुब्बारों को पॉलीथीन अथवा ऊनी कपड़ों से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ देखिए शुरू में ये क्या है? आराम से एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन जैसे इसको रगड़ करके छोड़ देते हैं एक दूसरे से अलग हो जाता है, विकर्षित कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें आवेश उत्पन्न हो गया है और आवेश का समान आवेश, तब तो ये विकर्षित कर रहा है। इससे निष्कर्ष क्या निकला? पहला आप क्या देखते हैं? तो लिखेंगे हम देखते हैं कि दोनों गुब्बारे एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, अर्थात समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आइए इसी क्रिया को बेकार रिफिल पर दोहराए। एक कांच की सूखी गिलास लीजिए। इसका उपयोग स्टैंड की तरह करते हुए एक बेकार रिफिल को पॉलीथीन से रगड़कर इसमें रखिए। ध्यान रहे कि रगड़ी गई रिफिल को हाथ से न छुए। अब दूसरी रिफिल पॉलीथीन से रगड़कर उसके पास लाइए। अपने अवलोकन को नोट कीजिए। क्या रिफिल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है?
पुनः एक रिफिल को रगड़कर गिलास में रखिए और अब एक बैलून जो रिफिल से जो अलग पदार्थ की बनी है को पॉलीथीन अथवा ऊनी कपड़ों से रगड़िए और उसे गिलास में रखें। आवेशित रिफिल के पास लाइए। क्या आप पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? प्रयोग आप इस तरह से कर सकते हैं, इसमें दिया गया है, जिस प्रकार दिया आप प्रयोग करिए, उसके बाद निष्कर्ष निकालिए। प्रश्न है कि क्या ये दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अथवा प्रतिकर्षित करते हैं? तो उत्तर लिखेंगे ये दोनों रिफिल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और इस क्रियाकलाप में हम ऐसी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो समान पदार्थ से बनी थी। तीसरा है कि यदि विभिन्न पदार्थ से बनी दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाएं तो क्या होगा? उत्तर लिखेंगे कि भिन्न पदार्थों से बनी दो आवेशित वस्तुओं में आकर्षण होता है और एक रिफिल को पहले की भांति रगड़कर धीरे से गिलास में रखिए। इस रिफिल के निकट एक फूला हुआ आवेशित गुब्बारा लाइए और परीक्षण कीजिए। अब क्या देखते हैं? तो हम देखते हैं कि गुब्बारा रिफिल की ओर आकर्षित हो रहा है, अतः दोनों में असमान आवेश है, अर्थात असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। ये सब परीक्षण है, आप कर सकते हैं। जब प्रयोग कीजिएगा तो ये सब सारा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगला है कि क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है? तो हाँ, यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है। नेक्स्ट है, इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो लिखेंगे कि इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्रियाकलाप है 4 कि यह पॉलीथीन से रगड़ी गई रिफिल को धागे से बांधकर लटका दीजिए और इसके समीप रोशनी रेशमी कपड़े से रगड़ी गई कांच की छड़ लाइए। आप क्या पाते हैं? रिफिल और कांच की छड़ ने एक दूसरे को आकर्षित किया। अब आप कह सकते हैं कि रिफिल पर ऋण आवेश है, रगड़ के कारण उत्पन्न आवेश उन्हीं दोनों वस्तुओं पर जमा रहते हैं, ये स्थिर होते हैं और स्वयं गति नहीं करते हैं। जब कोई अनावेशित अथवा सुचालक वस्तु उससे सट जाती है तो आवेश इस सुचालक में प्रवाहित होने लगता है। हमने पिछली कक्षाओं में विद्युत परिपथ के अनेक प्रयोग किए, उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा जिससे बल्ब जलता है अथवा वस्तु गर्म हो जाती है, वह कुछ और नहीं आवेश का प्रवाह ही है। कुछ प्रश्न बना, रिफिल और कांच की छड़ पर क्या प्रभाव पड़ा? तो लिखेंगे कि रिफिल और कांच की छड़ पर प्रभाव पड़ा है कि एक दूसरे पर विद्युत आवेश उत्पन्न करते हैं। इससे क्या होता है? तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आखिरी एक्सपेरिमेंट है, प्लास्टिक अथवा कांच की चौड़े मुंह वाली पारदर्शी बोतल लीजिए, मुंह के साइज से थोड़ा बड़ा गत्ते का टुकड़ा काट लीजिए। अब एक लोहे के जेम्स क्लिप को उल्टा कर ऊपर नीचे हुक जैसी संरचना बना लीजिए और एक सिरे को गत्ते में घुसाकर बोतल से ऊपर रखिए। दूसरे सिरे में 2 एल्युमिनियम की पत्ती का टुकड़ा इस प्रकार घुसाइए कि गत्ते के लंबवत रहे। अब आप पूर्व की भांति बेकार रिफिल को आवेशित कर जेम्स क्लिप के गत्ते के ऊपर वाले छोर पर सटाइए। इस प्रकार से चित्र में जो दिया गया है इस तरह से आपको करना है। देखिए कि क्या एल्युमिनियम की पत्ती के टुकड़े पर कोई प्रभाव पड़ा? क्या पत्ती के टुकड़े ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया? अब आप रेशम के टुकड़े से रगड़ी गई कांच की छड़, रगड़े गए बैलून आदि को फिलिप के ऊपर हिस्से से सटाकर परीक्षण कीजिए कि क्या हर स्थिति में पत्ती का टुकड़ा एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करता है। देखते हैं क्या होता है। आवेशित रिफिल को जेम्स क्लिप से सटाते हैं तो क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि आवेशित रिफिल को जेम्स क्लिप से सटाते हैं तो पत्तियों में प्रतिकर्षण होता है और पत्तियां फैल जाती है। अगला है कि यदि आवेश समान होता तो क्या होता है? तो यदि आवेश समान होता है तो पत्तियां परस्पर दूर हट जाती है। नेक्स्ट है कि मौसम संबंधित एक भूगर्भीय परिघटनाओं में विभाजित कर एक तालिका बनाइए। तो एक तालिका बनाना जिस तरह बनाया गया है मौसम संबंधित और भूगर्भ संबंधित। तो मौसम संबंधित में चक्रवात है, भूगर्भ संबंधित में भूकंप है, मौसम में वर्षा है, भूकंप में सुनामी है और मौसम संबंधी में ओला है। तो भूगर्भीय संबंधी में क्या होता है? तो भूगर्भीय का इसका निकलना वगैरह। तो इस तरह से यह अध्याय समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए और लाभ उठाते रहिए। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।